स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। प्रश्न पत्र 4 विभाग ए, जिसमें है आपका गद्य विभाग। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, मौलाना अबुल कलाम के अनुसार सबसे बड़ा काम क्या है? आंसर है आपका ऑप्शन बी, जीवन जीना। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे सामने, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी क्या सुनकर प्रसन्न हुई? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर। नेक्स्ट, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, चोरी करना अच्छा नहीं है, परंतु आज की स्थिति बड़ी डैश हो गई है। आंसर है आपका लाचार। अविनाश के साथी डैश पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। आंसर है आपका पंचायत घर। क्वेश्चन नंबर 6, सादीराम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सिंहासन से डैश मिला। आंसर है आपका एल्बम। निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7, व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में पकड़ रखी थी, क्योंकि? आंसर है आपका व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से पकड़ रखी थी क्योंकि उसे अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद थी। ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 8, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। आंसर है बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। ऑप्शन नंबर अ। क्वेश्चन नंबर 9, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद, आंसर है आपका भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। ऑप्शन अ। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, हरिण शावक किसके बाड़ों से घायल हुआ था? आंसर है आपका हरिण शावक दंतुल के बाड़ों से घायल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? आंसर है आपका विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? आंसर है आपका हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम खुद खुश होने लगते हैं। लेकिन जब हमारे चारों ओर तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है। अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? आंसर है किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े न हो सकें। अणु की रचना परमाणुओं से होती है तथा परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी मां का क्या योगदान है रहा? आंसर है आपका बिस्मिल आरंभ में बड़े घृष्ट बालक थे। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी। उनमें संस्कार भरे तो उनकी माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। माँ ने ही उनमें दया और सेवा की भावना जगाई। माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल के धर्म के प्रगति रुचि उत्पन्न हुई। कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए। माँ ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल्लाह को खर्च दिया। इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि बिस्मिल की
बिस्मिल को बिस्मिल उनकी माँ ने बनाया। माँ के कारण ही बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में गणना हो सकी। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन आता है, पंडित सादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा अथवा में, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो अथवा के बाद वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, पंडित सादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे न थे। उन्हें अपने यजमान लाला सदानंद से लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनका रुपया अदा कर दें। वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज़्यादा परवाह न थी। वे चाहते थे कि सादीराम रुपए देने की कोशिश न करें। उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया था, पर शादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, इसका मतलब यह थोड़ी ही कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। इसलिए शादीराम के दिल में शांति न थी। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। जो आपका रहेगा 2 मार्क एक क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको अथवा में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है। फर्स्ट है आपका, आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक बल बन गया है। आंसर है आपका, आज के ज़माने में धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे छोटा काम हो या चाहे बड़ा, बिना धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता। गरीब आदमी को अपना और अपने परिवार का पेट पालने और तन ढकने के लिए धन की आवश्यकता होती ही है। अमीर आदमी को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की ज़रूरत होती है। आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों में भ्रष्ट हो गई है। इस तरह आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। अथवा के बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 14 आता है, लातों के देव बातों से नहीं मानते। आंसर है आपका, समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं, तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वे वह काम नहीं करते हैं, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं। उनके साथ नरमी का व्यवहार न करे, कड़ाई से काम लेना पड़ता है। उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 15, अमरनाथ की गुफा कहाँ है। आंसर है आपका, अमरनाथ की गुफा कश्मीर में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, हम नवयुग के क्या है। आंसर है आपका, हम नवयुग के अग्रदूत है, ऑप्शन सी। 17 नंबर, साधु की देह कैसी चमकनी चाहिए। आंसर आएगा आपका 17 नंबर में, दीप की तरह। यहाँ पे आपको 17 नंबर में ऑप्शन गलत दिया गया है, उसमें आप 17 नंबर में आंसर लिखिए दीप की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारे सामने, भूख लगने पर डैश झाड़ियों में दबे पांव चलता है। आंसर है चीता। 19 नंबर, डैश को दाने के बिना नहीं खाया जाता। आंसर है आपका अनार। क्वेश्चन नंबर 20, सूखे तरु पर तोता डैश बनकर बैठा था। आंसर है आपका अनजान और अनाड़ी। 21 आता है, कवि को कहना है कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन, आंसर है, युद्ध की विभीषिकाओं से त्रस्त और जर्जर हो चुका है, ऑप्शन क। 22 नंबर आता है, कुत्ता खरहे को न पकड़ पाया क्योंकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 23, नवयुग के नयनों में, आंसर है, अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं, ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 24, मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है। आंसर है, मीराबाई को राम रतन धन मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 25, कालिंदी फूल कदम के पेड़ पर कवि किस रूप में बसेरा करना चाहते हैं। आंसर है, कालिंदी फूल के पेड़ पर कवि पक्षी के रूप में बसेरा करना चाहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहेगा। भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं कि मैं प्रभु से निकट हूँ, अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है आपका, भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेते हैं। इन उदाहरणों में चंदन पानी, घन मोर, दीपक बाती, मोती धागा तथा स्वामी दास का समावेश है। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है। आंसर है,
कश्मीर की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेने वाली है। यह अनेक झीलें और सरोवर हैं जिनमें सैलानी सुंदर नावों में नौका विहार का आनंद लेते हैं। नावें कश्मीर की पहचान है, इसलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा अथवा में उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का रहेगा। 27 नंबर है आपका, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? आंसर है ढोंगी साधुओं के पास कभी कभी कुछ लोग विभिन्न विषयों पर तर्क करने के लिए आते हैं। वे साधुओं से अपने प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। ढोंगी साधु इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे अवसर पर ढोंगी साधुओं के समक्ष धर्म संकट पैदा हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए ढोंगी साधु मौन व्रत धारण करने का बहाना बनाते हैं, जैसे कि उनको उस क्वेश्चन का आंसर ना देना पड़े। यह युक्ति अपनाने से ढोंगी साधुओं में कोई भी व्यक्ति तर्क करने की हिम्मत नहीं करता। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, हिंदुस्तान हमारा है स्वरधारा किसकी और कब से है? आंसर है हिंदुस्तान हमारा है स्वरधारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है। जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है और जब से आकाश में तारे छिटके हैं और सूर्य चांद बने हैं, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है। इस तरह यह स्वरधारा अनादि आदि काल से है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे अथवा में कोई भी एक क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन करने के आपको 2 मार्क मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। आंसर है सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यह कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सद्गुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से भवसागर को पार कर लेंगे। इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। संत रैदास महान भक्त कवि थे। प्रस्तुत पद में उनका दास से भाव प्रकट हुआ है। कवि ने ईश्वर को मालिक माना है, स्वयं को मालिक की सेवा करने वाला समर्पित सेवक बनाया है। कवि की भक्ति ही दास्य प्रकार की भक्ति है। कवि ईश्वर का दास बनने में अपना सौभाग्य समझते हैं। स्वामी दास के प्रतीक के माध्यम से कवि ने अपनी निश्चल भक्ति भावना व्यक्त की है। यहाँ पे आपका सेक्शन बी खत्म होता है। विभाग सी व्याकरण विभाग, क्वेश्चन नंबर 29, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। आंसर है जीवन में सुख थोड़े दिनों के लिए या अल्पकाल के लिए ही होता है। क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए जिसका वर्णन न किया जा सके। आंसर है आपका अवर्णनीय। 30 नंबर का आंसर आएगा अवर्णनीय। 31 संधि को छोड़िए, ठीक है, संधि छोड़िए है 31 नंबर में। सदिच्छाएं, आंसर है सद प्लस इच्छाएं, सदिच्छाएं, ठीक है। 32 संधि जोड़िए, यथा प्लस उचित, आंसर आएगा आपका यथोचित। 32 नंबर में आंसर है यथोचित। 33 नंबर, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आग बबूला हो जाना, आंसर है बहुत गुस्सा आना। वाक्य है नौकर ने अत्यंत कीमती कांच के बर्तन तोड़ दिया तो सेठानी आग बबूला हो गई। आप अपनी मर्जी से भी दूसरा वाक्य प्रयोग कर सकते हो, आपकी मर्जी से, लेकिन आपको आग बबूला हो जाना ये जो शब्द है उसमें आपको उपयोग करना ही होगा। नेक्स्ट आता है विरोधी शब्द। 34 नंबर, अनुरोग, आंसर आएगा आपका विराग, अनुराग का आएगा विराग। 35 नंबर, सहृदयता, आंसर आएगा निर्दयता। 35 नंबर में आंसर है निर्दयता। नेक्स्ट आता है आपका पर्यायवाची शब्द। 36 दुलारा, आंसर है आपका लाडला। 37 मल्लाह, आंसर है आपका नाविक।
38 नंबर भाववाचक संज्ञा लिखिए बहुत, आंसर है आपका बहुतायत। 39 मिलना, आंसर है आपका मिलावट। नेक्स्ट आता है विशेषण संज्ञा, क्वेश्चन नंबर 40 चिंतन, आंसर आएगा आपका चिंतित। संसार, आंसर आएगा आपका सांसारिक। कर्तुवाचक संज्ञा 42 नंबर विज्ञान, आंसर आएगा वैज्ञानिक। 43 डाका, आंसर आएगा डाकू। समास पहचानिए, रसखान, आंसर आएगा आपका तत्पुरुष समास। और पशु पक्षी पे आपका आंसर आएगा द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पे आपका सेक्शन बी भी खत्म होता है, व्याकरण विभाग। नेक्स्ट आता है हमारे सामने विभाग डी, जिसमें है आपका लेखन विभाग। निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें आपको 2 टिप्पणी दी जाएगी। ठीक है, अथवा में उसमें से आपको कोई भी एक लिखना है, और वो एक लिखने का आपका मार्क रहेगा 3। 46 नंबर सबसे पहला आता है पत्राचार। तो मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का लिखित एवं मौखिक प्रयोग करता है। ये डाक विभाग की मदद से दूर सुदूर तक पहुंचाए जा सकते हैं। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। निजी संबंधों में आत्मीयतापूर्ण ढंग से नाते, रिश्तेदार, स्नेही, स्वजनों और मित्रों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। इसी तरह सरकारी, प्रशासनिक एवं कार्यालयों को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहा जाता है। इस श्रेणी में आवेदन पत्र और शिकायती पत्र भी आते हैं। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन है आपका ईमेल के बारे में, आंसर है आपका ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो 2 कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करती है। 1960 से 1970 तक इस प्रकार के संदेश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूपों से सुधार हुए हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया ईमेल के रूप में जानी जाती है। यह प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड की डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसीलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना जरूरी नहीं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे आपको निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर है आपको इस पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पहले वेतनभोगी कौन नहीं थे? आंसर है पहले गुरु वेतनभोगी नहीं थे। 48 नंबर, पहले शुल्क किसे नहीं देना पड़ता था? आंसर है पहले शिष्य को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। शुल्क मतलब होता है फीस। 49 नंबर, आज के शिक्षण की जड़ कहाँ से आई है? आंसर है आज के शिक्षण की जड़ यूरोप से आई है। 50 नंबर, गुरु को पहले क्या समझा जाता था? आंसर है गुरु को पहले साक्षात परमेश्वर समझा जाता था। 51, शिष्य का विरोधी शब्द ढूंढकर बताइए। आंसर है आपका गुरु। 52, इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो इस परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक होगा गुरु शिष्य। अगर आप चाहो तो इस परिच्छेद को दूसरा भी शीर्षक दे सकते हो अपनी मर्जी से, जो आपको उचित लगे। नेक्स्ट आता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें आपको पत्र लिखिए, पत्र लिखना है। इसमें आपको एड्रेस अगर दिया हो तो आपको वही एड्रेस डालना है जो आपको क्वेश्चन में दिया है। अगर आपको उसमें क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपने मर्जी से एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे आपको एड्रेस दिया है 18 सुभाष नगर सोसाइटी, शास्त्री मार्ग, अहमदाबाद से राधिका जोशी, राजकोट निवासिनी अपनी सहेली प्रांजल उपाध्याय को प्रतिबिंब सिंगल यूज प्लास्टिक का जानकारी देते हुए पत्र लिखती है। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे आपको दिया गया है, एड्रेस भी दिया गया है और कौन किसको पत्र लिख रहा है वो भी दिया गया है। यहाँ पे राधिका जोशी जो राधिका जोशी अहमदाबाद में रहती है और उसकी फ्रेंड प्रांजल उपाध्याय जो राजकोट में रहती है। तो राधिका प्रांजल को पत्र लिख रही है और किसके ऊपर लिख रही है? प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से राइट हैंड साइड पे एड्रेस लिख देना है। 18 सुभाष नगर सोसाइटी, शास्त्री मार्ग, अहमदाबाद। वहाँ का जो भी आपका पिन कोड हो वो आप लिख सकते हो। अगर पिन कोड दिया हो तो लिखने का, नहीं पिन कोड दिया है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो पिन कोड।
यहाँ पे मैंने पिन कोड लिखा है 38000130। फिर आपको डेट लिखनी है 25 अगस्त 2024। और इसके बाद आपको, अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, प्रिय सखी सहेली प्रांजल, ठीक है। इसके बाद आपको आपका जो पत्र लेखन है वो आपको स्टार्ट करना है। सप्रेम नमस्कार। इसके बाद तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर खुशी हुई कि तुमने अपने स्कूल में आयोजित पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। यूँ देखा जाए तो पर्यावरण जतन अनिवार्य बन चुका है। यदि हमें इस सृष्टि को बचाना है तो पर्यावरण को तंदुरुस्त रखना होगा। पर्यावरण का जतन करना हो तो हमारी धरती को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम डिपोजेबल प्लास्टिक भी कह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी ऐसे तरह के प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग करते हैं जिसे हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा किसी उपयोग में नहीं ले सकते हैं, वे सभी उत्पाद सिंगल यूज प्लास्टिक वाले उत्पाद होते हैं। इस तरह के उत्पादन का मूलाधार पेट्रोलियम होता है। इसके उत्पादन में पैसे बहुत कम लगते हैं। इसे खरीदने एवं यूज करने में भी मामूली खर्च होता है। इसलिए आजकल इसका उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, किंतु इसका उपयोग करना हितावह नहीं है। इससे हमारी प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम एक बार इसका उपयोग करके इसको फेंक देते हैं तो इसका कचरा बढ़ता ही जा रहा है, यह कचरा नष्ट नहीं होता है। हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं वे है कैरी बैग, प्लास्टिक की बोतल, कप, खाने के लिए खाली पैकेट, प्लास्टिक की किराने बैग, प्लास्टिक के पानी के पाउच, स्ट्रॉ, प्लास्टिक के रैपर आदि बहुत सारे प्लास्टिक से चीज़ बने होते हैं। आप उसके नाम लिख सकते हो। हमारी यूज एंड थ्रो नीति के कारण हमने सुंदर दुनिया को खतरे में डाल दिया है। दुनिया में 9 बिलियन टन प्लास्टिक में से केवल 9% रिसाइकल होता है। बाकी का अधिकांश प्लास्टिक जल मार्गों द्वारा नदी सागरों में जमा हो जाता है। वहाँ के जीव जंतुओं के लिए ये जानलेवा है क्योंकि इसमें कई हानिकारक रसायन होते हैं। गटरों में अटक जाने की वजह से कई बार बाढ़ आने का खतरा बन जाता है। कचरा पेटियों में गाय, भैंस, बकरियां इसे खाती है तो उनके आंतरिक अंगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। उनके दूध में भी इसका प्रभाव आ जाता है। यह जल्द नष्ट नहीं होता है। इसके मिट्टी में मिलने के कई रसायन भी मिट्टी में मिल जाते हैं और फसलों में भी इसका प्रभाव आता है। हम सबको मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार कर इस सृष्टि को बचाना होगा। सरकार से भी विनम्र निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द प्रतिबंधित करके सुंदर सृष्टि का इसके नुकसान होने से बचाएं। आशा करती हूँ कि तुम्हें यह सुझाव अच्छा लगे और तुम इस पर अमल करोगी। माता पिता को वंदन, तुम्हारी सहेली राधिका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पत्र लेखन खत्म होता है। इसमें पत्र लेखन में आपको कम से कम 3 पैराग्राफ तो लिखना ही होगा। ठीक है, और पत्र लेखन आपका 5 मार्क का है, तो पत्र लेखन जरूर लिखिए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54। ये है आपका कहानी। कहानी में आपको इस तरह से इसमें शीर्षक देना पड़ेगा और इसका रूपरेखा आपको दिया रहेगा, यानी आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, ठीक है, इस कहानी के बारे में, और इसको आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा। तो ये कहानी आपके 5 मार्क की है। स्टार्ट करते हैं कहानी लेखन। कहानी को आप सच्ची मित्रता या फिर मित्र हो तो ऐसा इस तरह से आप इसको शीर्षक दे सकते हो। अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से भी दूसरा शीर्षक दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सच्ची मित्रता शीर्षक दिया है। श्यामू और रामू गहरे मित्र थे। वे दोनों मछुआरों थे और समुद्र के पास एक गांव में रहते थे। श्यामू की शादी हो चुकी थी और वह एक बच्चे का पिता भी था। रामू अभी अविवाहित था। एक दिन दोनों मित्र एक ही नाव में बैठकर समुद्र की मछलियां पकड़ने के लिए निकले। वे समुद्र में दूर तक पहुंच गए।
उसी समय अचानक आकाश का रंग बदलने लगा, तूफानी हवा चल पड़ी और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उछलने लगी। दोनों मित्र उस नाव में बैठे थे। वह पुरानी थी। तूफानी लहरों के थपेड़े से वह टूट गई। उसका एक तख्ता अलग हो गया। दोनों मित्र उस तख्ते पर बैठकर किनारे पहुंचने की कोशिश करने लगे, पर वह तख्ता मुश्किल से एक ही आदमी का भार संभाल सकता था। दोनों को लगा कि यदि वे इस तरह तख्ते पर रहेंगे तो दोनों ही डूब जाएंगे। इस हालत में रामू ने कहा, श्यामू, तुम इस तख्ते पर ही रहो, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तुम पर पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी है, मेरी तो बस एक बूढ़ी माँ ही है। तुम मेरी माँ का भी ख्याल करते रहना। श्यामू चिल्लाया नहीं, किंतु तब तक रामू ने तख्ता छोड़ दिया। देखते ही देखते वह तूफानी लहरें में समा गया। श्यामू किसी तरह किनारे के पास पहुंच गया। रामू के बलिदान पर सारे गांव में शोक मनाया गया। सबके होठों पर एक ही बात थी, मित्र हो तो रामू जैसा हो। इससे आपको जो सीख मिलती है वो आपको लिखनी है। यहाँ पे मैंने सीख में लिखा है, सच्ची मित्रता निस्वार्थ और त्यागपूर्ण से होती है। नेक्स्ट आता है आपका विषय, ठीक है, निबंध लिखना है आपको इसमें 3 निबंध दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी जो आपको आता हो अच्छी तरह से वही लिखना, ठीक है। 3 निबंध में से कोई भी एक निबंध पे लिखना है। जो आपका निबंध 7 मार्क का है, ये तो आप कंपलसरी ही लिखना, क्योंकि ये निबंध सबसे ज़्यादा मार्क का है, 7 मार्क का है। यहाँ पे 3 निबंध दिए गए हैं मातृ प्रेम के ऊपर, एक बूढ़े की आत्मकथा, मोबाइल फोन वरदान है या अभिशाप। हम आपको यहाँ पे तीनों निबंध प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। मातृ प्रेम। जननी या माँ शब्द का उच्चारण करते ही आंखों के सामने एक ऐसी द्रव्य मूर्ति खड़ी हो जाती है जिसकी माया ममता का कोई और छोर नहीं, जिसकी गोद में बैठने का सुख त्रिलोक्य के राज्य सिंहासन पर बैठने के सुख से भी बढ़कर है। माता का स्नेह स्वाभाविक होता है। पशु पक्षियों में भी अपार मातृ प्रेम के अनेक उदाहरण मिलते हैं। बंदरिया अपने बच्चे को सदा अपने पेट से चिपकाए कर रहती है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, पर बच्चे के शरीर पर अपने दांत की एक खरोंच तक नहीं पड़ने देती है। कंगारू पेट के थैली में ही उसे अपने बच्चे को रखता है। गौरैया स्वयं भूखी रहकर भी अपने बच्चे को चुगाती है। यही नहीं, कई बार पशु पक्षी अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। मातृ प्रेम की तुलना में संसार के सारे प्रेम और रिश्ते नाते फीके पड़ जाते हैं। माँ बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर स्वर्गीय सुख का अनुभव करती है। जब बच्चा रोता बिलखता है या कभी ठोकर खाकर भूमि पर गिर जाता है, तब माँ उसे कितने दुलार से चुप कर उठाती है और उसका मन बहलाती है। चाहे बच्चा निकम्मा, कुरूप, मूर्ख, मंदबुद्धि वाला, अपाहिज, अंधा, गूंगा ही क्यों न हो, फिर भी उसके प्रति माता के प्रेम में कोई भी ओट नहीं आता है, कोई भी कमी नहीं होती है। माता जिस प्रकार सुंदर होनहार बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार निकम्मे बच्चे का भी। बच्चे के रोगग्रस्त होने पर माता उसके देखभाल में दिन रात एक कर देती है। पिता का स्नेह बहुधा बदले में कुछ पाने की आशा रखते हैं। वह पुत्र को इसलिए पालता पोसता है और पढ़ाता लिखाता है कि बुढ़ापे में वह घर की जिम्मेदारी संभाले और उसकी सेवा करे। पुत्र निकम्मा या कपूत निकला तो पिता उसे घर से निकाल देना चाहता है या उसकी शिक्षा दीक्षा में पैसा खर्च करने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन माता कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती है। वह ममता की मूरत जो ठहरी। माता के निस्वार्थ और स्वाभाविक प्रेम से बच्चे में अनेक सद्गुण का विकास होता है। माता के सदाचरण,
सद्भाव और सत् प्रवृत्ति की अमिट छाप बालक के मन पर पड़ती है। माता का स्नेह ही बालक को सच्चा मनुष्य बना सकता है। माता का एक बार का प्रोत्साहन ही ध्रुव के लिए ध्रुव पद की प्राप्ति का हेतु बन गया था। यदि जीजाबाई न होती तो छत्रपति शिवाजी भी वीर न होते। मोहन को महात्मा गांधी बनाने वाले भी उनकी माता पुतली बाई ही तो थी। सचमुच वात्सल्य मूर्ति माताओं ने अनेक नर रत्नों को जन्म दिया है। हमें माता का ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए। उनसे हमेशा सद्व्यवहार ही करना चाहिए। पुत्र कुपुत्र बन सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं बनती। सचमुच वात्सल्यमयी माता का स्नेह अनुपम होता है। ये था आपका मातृ प्रेम के ऊपर निबंध। अगर आप चाहो तो इसमें से अपने ओर से ऐड करके एक आध पैराग्राफ और भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, एक बूढ़े की आत्मकथा। ठीक है, जी हाँ, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। आत्मकथा, सबसे पहले तो आत्मकथा का मतलब बताती हूँ। आत्मकथा का मतलब होता है जिसका जन्म से लेकर मरण तक की उसकी पूरी कहानी जो होती है, जो उसके साथ हुई रहती है, उसके बारे में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बूढ़े इंसान की आत्मकथा लिखनी है। तो देखो, जी हाँ, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। अब तक अपने जीवन के 75 वसंत देख चुका हूँ। मेरा जन्म इस गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। बचपन यहाँ की धूल में खेलते कूदते बीत गया। गांव में स्कूल न होने से मैं विशेष पढ़ लिख नहीं पाया। हाँ, खेती के गुर मैंने अच्छी तरह से सीख लिया। खेती में पिताजी का हाथ बटाते बटाते मैं एक कुशल किसान बन गया। माँ को पुत्र वधू की बड़ी चाह थी, इसलिए मेरा विवाह भी कर दिया गया। दुख इस बात का रह गया कि मेरे पिताजी थोड़े दिनों के बाद परलोकवासी गए। यानी जो उनके जो पिता है वो मर गए। ठीक है, परलोकवासी का मतलब मृत्यु को पा गए। मेरे चंद्रमा बली थे। अनाज का भाव ऊंचा था। गेहूं और चना बेचकर मैंने खूब धन कमाया। मैंने नया मकान बनवाया। पिताजी की स्मृति में एक बड़ा पक्का कुआं भी बनवाया। माँ की गया की यात्रा करने की इच्छा भी पूरी कर दी। भागवत सप्ताह का शानदार आयोजन भी हुआ। सारे गांव में मेरी वाहवाही के पुल बांधे जाने लगे। समय का पंछी अपने पंखों पर तेजी से उड़ता रहा। मेरे काले बालों पर सफेद आने लगी। शरीर शिथिल होने लगा। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां बेटे को सौंप दी। मेरी रुचि धर्म ध्यान में बढ़ गई। माँ की मृत्यु के बाद मैंने चारों धाम की यात्रा की। धीरे धीरे मुझे अपने बूढ़े का एहसास होने लगा। आंखों से कम दिखने लगा। सुनने की शक्ति भी जवाब देने लगी। मधुमेह तो था ही, अब दाया पैर लकवे का शिकार हो गया। पत्नी की अचानक मृत्यु ने तो मेरी जिंदगी ही शून्य कर दी थी। अब तो मैं घर के दरवाजे पर चारपाई पर पड़ा रहता हूँ। कहीं आना जाना भी संभव नहीं है। घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। अपनी दवाएं मंगाने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है। मेरा चश्मा टूट गया है, उसे बनवाने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। अपने मन का कुछ खा पी भी नहीं सकता हूँ। जो और जैसा मिल गया उसमें ही संतोष करना पड़ता है। दुख इस बात का है कि मैंने जिन्हें अपनत्व का सरोवर दिया, उनसे मुझे उसकी 4 बूंद भी नहीं मिल पाती। अब आप ही बताइए, ऐसी असहाय स्थिति में मैं अगला वसंत देखने की कामना कैसे कर सकता हूँ। ये था आपका एक बूढ़े की आत्मकथा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी तरह से बना के लिख सकते हो, कम से कम 1-2 पेज का। नेक्स्ट आता है आपका मोबाइल फ़ोन वरदान है या अभिशाप। आंसर है,
आज का युग मोबाइल फ़ोन का युग है। मोबाइल फ़ोन में इंसान ने मानो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अमीर हो या गरीब, सबके पास अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से मोबाइल होते ही हैं। आज के युग में सबसे उपयोगी है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन छोटा सा चमत्कारिक यंत्र है जिसे आसानी से जेब में रखा जा सकता है। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही मोबाइल फ़ोन के भी दो पहलू होते हैं। वह वरदान तो है ही, साथ में अभिशाप भी है। यह जिंदगी बनाता है तो बिगाड़ता भी है। हमारी विवेक बुद्धि के अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन आज के युग में अलादीन का चिराग है। मोबाइल फ़ोन के अनगिनत लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन संदेश व्यवहार का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। अत्यंत तेजी से संदेश पहुंचाता है, ध्वनि संदेश हो या लेखन संदेश। अब तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस भी किए जा सकते हैं। कोरोना महामारी के समय तो लाखों लोगों ने मोबाइल फ़ोन से अपना कामकाज किया। मोबाइल से लाखों नौकरियां बचाई गई। मोबाइल की मेमोरी के कारण वह एक साथ हजारों फ़ोन नंबर सुरक्षित रखे जा सकते हैं। मोबाइल आने के कारण पेपर पेपरलेस कार्य हो जाते हैं और जिससे पर्यावरण सुरक्षा बढ़ रही है। कागज का कम उपयोग होगा तो पेड़ भी कम कटेंगे। मनोरंजन के क्षेत्र में ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मोबाइल के क्रांति कर दी है। जो व्यक्ति जब मन चाहे तब अपना मनपसंद मनोरंजक कार्यक्रम देख सकता है। विद्यार्थी अपने अभ्यास संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपने विषय से संबंधित वीडियो, ऑडियो की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। गृहिणियों अपनी मनपसंद रसोई सीख सकती है या दूसरों को भी सिखा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कलाओं को सीखा या सिखाया भी जा सकता है। अपने मनपसंद क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। अपने व्यवहार को दिन दूनी रात चौगुनी से बढ़ाया जा सकता है। करोड़ों लोगों तक अपना व्यापार तथा इसका इश्तहार पहुंचाया जा सकता है। प्रेमियों के लिए तो मोबाइल फ़ोन काल्पनिक स्वर्ग है। यदि किसी की तबीयत अचानक खराब होती है तो इमरजेंसी में एम्बुलेंस, डॉक्टर, पुलिस को बुलाया जा सकता है। मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो लेकर सुरक्षित सबूत बनाए जा सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र के लिए मोबाइल फ़ोन वरदान है। कैशलेस इकोनॉमिक बनाया जा सकता है। बैठे बैठे किसी को भी पैसों का भुगतान किया जा सकता है या पैसा अपने अकाउंट में मंगवाया जा सकता है। यदि आप अनजानी जगह पर रास्ता भूल गए हैं तो जीपीएस सिस्टम आपको रास्ता दिखा देती है। ऐसे तो अनेक लाभ आप मोबाइल फ़ोन से पा सकते हैं, इसलिए तो मोबाइल फ़ोन वरदान कहलाता है। मोबाइल फ़ोन अभिशाप भी है। इससे निकलने वाली रेडिएशन से स्वास्थ्य खराब हो सकता है, शारीरिक मानसिक हानि पहुंच सकती है। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तब यह जानलेवा बन सकता है। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या कार्य में बैठे हो तब आपका मोबाइल फ़ोन कॉल आपका ध्यान भटका सकता है। मोबाइल फ़ोन के कारण विद्यार्थी पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं। मोबाइल फ़ोन पर विविध ऐप के कारण, गेम के कारण अधिकतर विद्यार्थी अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। अश्लील वीडियो फिल्में देखकर बच्चों पर अत्याचार, बलात्कार जैसे दूषण समाज में बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी मोबाइल फ़ोन के नकारात्मक उपयोग ने चोरी, लूटपाट जैसे अन्य कई दूषणों को बढ़ावा दिया है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अफवाहें बड़ी तेजी से फैलती है, जिसमें लड़ाई दंगे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मोबाइल फ़ोन के सोशल मीडिया से लाखों लोगों से जुड़े रहकर भी इंसान अकेला हो जाता है। मानसिक संतुलन बिगड़ता है, जो आंखें पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सार को गही रहे, थोथा देही बढ़ाए, कहावत के अनुसार यही
यदि हम मोबाइल फ़ोन का विवेकानुसार उपयोग करेंगे तो यह वरदान साबित होगा। अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो यह अभिशाप साबित होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मोबाइल फ़ोन का निबंध। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे आपका विभाग डी लेखन विभाग, विभाग सी व्याकरण विभाग पूरा ओवर होता है। ठीक है, तो यानी कि ये पार्ट में हमारा क्वेश्चन पेपर 4 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग क्वेश्चन पेपर 5 कराने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट का गाला सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।